जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शेल। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है एक हॉलो स्फीयर। हॉलो मतलब एक खोखला, जस्ट लाइक बॉल। जैसे हमारे पास बॉल होती है, अगर यही बॉल मेटल की बनी हो और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो ये किस टाइप से बिहेव करेगी, ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, हमको कुछ ऐसा स्टडी करना है। लेट मी कंसीडर, हम इसके लिए क्या करते हैं, एक बॉल कंसीडर कर लेते हैं या एक सेल कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज ए कंडक्टिंग सेल। सपोज this is a conducting cell and the radius of this cell is r. radius इसकी कैपिटल r है and plus q charge is distributed uniformly over its surface. plus q charge क्या है? इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है and the density of surface charge density of this cell is sigma. सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। सपोज अगर इस पर चार्ज डेवलप होगा तो ये करेगा क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने सराउंडिंग में, अपनी सरफेस पर। तो इसके कारण प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस हमको करनी है। अगर हम इसको किसी मीडियम में रखते हैं तो ये तीन कंडीशंस होती है जहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन आउटसाइड द सेल, सेकेंड वन एट द सरफेस ऑफ सेल एंड थर्ड वन इनसाइड द सेल। क्लियर। हम वन बाई वन तीनों को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जिसमें हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं वो फर्स्ट कंडीशन हम मान लेते हैं आउटसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल के लिए समझिए, लेट वी कंसीडर ए पॉइंट P जस्ट आउटसाइड द सेल। हमने क्या किया, सेल के आउटसाइड एक पॉइंट P ले लिया, दैट इज एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। हमने बाहर एक पॉइंट लिया P, इसकी डिस्टेंस स्मॉल r है सेल के सेंटर से, और इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इस पॉइंट पर हमको सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बिकॉज वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ। हम गॉस लॉ को यूज करके फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक क्लोज्ड सरफेस मानेंगे जो पॉइंट P से पास होती है। तो फॉर दिस लेट मी कंसीडर ए क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस, क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट P दैट इज ऑफ रेडियस स्मॉल r। हम क्या करते हैं, स्मॉल r रेडियस की एक सरफेस कंसीडर करते हैं जो पॉइंट P से पास हो रही है। क्लियर। इस टाइप से सब दिस इज स्फेरिकल सरफेस और इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, ये सरफेस हमारी कौन सी है? दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। क्लियर। अब इस गॉसियन सरफेस को या गॉस लॉ को यूज करके हम क्या करेंगे, हम इस सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एट द पॉइंट P। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लेट मी टेक एन स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। हम इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज हमने ये एलिमेंट ले लिया। फॉर दिस एलिमेंट अगर हम बात करें तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा इसका। और अगर हम इस एलिमेंट पर इस सेल के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ये होगा। तो इस स्फेरिकल सरफेस के अगर किसी भी एरिया एलिमेंट पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऑलवेज कैसे होंगे, पैरेलल। दैट मींस हर कंडीशन में इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री रहेगा। अब इसी सारी डिटेल्स को यूज करके हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कंडीशन देखिए, आउटसाइड द सेल बोला गया है, दैट मींस द डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट इज लार्जर देन द रेडियस ऑफ सेल। स्मॉल r इज ग्रेटर देन द कैपिटल R। क्लियर। अगर हम बात करें फॉर स्फेरिकल सरफेस, फॉर गॉसियन सरफेस, सरफेस हमें कौन सी मानी है, गॉसियन सरफेस, फ्लक्स passing through it,
इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर हम फ्लक्स की बात करें तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फ्लक्स का, या गॉस लॉ में क्या पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब देखिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर को हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, e इंटू ds cos थीटा, थीटा कितना है 0, तो e इंटू ds cos 0 इज इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, e एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, तो e इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल q बाई एप्सिलॉन। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ds मींस द एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस। अब इस स्फेरिकल सरफेस के अगर हम एरिया की बात करें तो बाहर वाले स्फीयर से हमने लिया हुआ है फ्लक्स, तो बाहर वाले स्फीयर का एरिया कितना होगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर को अगर हम सेकंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो बेटा देखो जैसे ही हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा e इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला आया है ये फॉर्मूला ठीक वैसे ही आया है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आया था। तो हम ये भी कह सकते हैं फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द सेल, फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल इट बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज। किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। क्लियर। ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, बट अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी फाइंड करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी समझिए चार्ज डेंसिटी के टर्म में अगर हमें इसको फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, समझिए चार्ज डेंसिटी के टर्म में। देखिए चार्ज डेंसिटी के टर्म में क्या होगा, अभी हमारा आया है E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, पर चार्ज डेंसिटी हमको मालूम है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल क्या होता है, कैपिटल Q/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट था अंदर वाले स्फीयर पर, जब वो अंदर वाले स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट था तो हमने उसका एरिया लिया, तो क्या होगा Q/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देन क्या होगा, इस कंडीशन में अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आपका होगा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचेगा, E इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, where capital R is the radius of cell and small r is the distance of that point at which we have to find the electric field। ठीक है, उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये तो आ गया कहाँ, आउटसाइड द सेल। अगर हम बात करें एट द सरफेस ऑफ सेल, सेकेंड कंडीशन क्या है, एट द सरफेस, एट द सरफेस ऑफ सेल। अगर हम सेल की सरफेस पर बात करते हैं तो बेटा देखो सेल की सरफेस पर क्या होगा, एट द सरफेस ऑफ सेल की कंडीशन में जो आपका स्मॉल आर होगा दैट बिकम्स कैपिटल आर। क्योंकि अगर देखो आप इसमें बात करते हैं कि स्मॉल जो आपका था सरफेस, जो स्मॉल आर था वो किसकी थी, पॉइंट की डिस्टेंस थी जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कैपिटल आर क्या था, रेडियस था। तो अगर सरफेस पर है तो रेडियस और उस पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, दैट मींस स्मॉल आर इज इक्वल कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल कैपिटल आर आ जाएगा। देन क्या होगा, देन जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देखिए स्मॉल आर से कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा वैसे, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू भी कैपिटल आर होगी तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ गया, कैंसिल होकर कितना आएगा, E इज इक्वल सिग्मा बाई एप्सिलॉन। क्लियर। थर्ड कंडीशन इसकी क्या बन सकती है, थर्ड बन सकती है इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। अब देखिए इनसाइड द सेल की बात करें तो जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है वो स्मॉल आर, इसकी जो वैल्यू होगी वो रेडियस से कम होनी चाहिए। क्लियर। अब इस कंडीशन में देखो इनसाइड द सेल अगर हम बात करते हैं तो हमको एक पॉइंट मालूम है, वी नो चार्ज इनसाइड इज इक्वल कितना होता है, जी, क्योंकि ये कैसा है, कंडक्टर है। कंडक्टिंग सेल के लिए चार्ज इनसाइड द सेल इज इक्वल 0, और जब चार्ज इनसाइड द सेल इज इक्वल 0 होगा देन जो आपका आएगा इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर दैट इज इक्वल होता है q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज आल्सो 0। तो ये क्या होगा, चार्ज 0 हो जाएगा तो ये फ्लक्स भी 0 होगा, और जब फ्लक्स 0 होगा इन दैट कंडीशन वी कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज 0। तो समझ लीजिए तीन कंडीशंस हैं, आउटसाइड द सेल, एट द सरफेस ऑफ सेल, एंड थर्ड वन इज इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल फील्ड 0 होता है, एट द सरफेस ऑफ सेल ये होता है, और अगर हम बात करें आउटसाइड द सेल तो कॉमन फार्मूला ये है क्योंकि ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, बट अगर चार्ज डेंसिटी के टर्म में चाहिए तो कन्वर्ट होकर आपका ये आ जाएगा। बहुत कॉमन सा है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता हमको, केवल हम गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं गॉसियन सरफेस को कंसीडर करने के बाद। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है नीट एग्जाम में 2019 में। क्वेश्चन क्या है, ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, r फ्रॉम द सेंटर। अब समझिए सेंटर से एक स्फीयर दिया है, हॉलो स्फीयर है, कितनी रेडियस है, कैपिटल R, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिचुएशन अगर हम बात करें तो हमारी क्या आई है निकल के, ये सब कुछ है। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच अगर हम ग्राफ बनाएं, E और ये स्मॉल r, देखिए इनसाइड द सेल 0 है, इनसाइड द सेल 0 होने का मतलब अगर ये पॉइंट कैपिटल R इज इक्वल स्मॉल r यहाँ पे मिलता है तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या रहेगा, 0। जब तक हम सरफेस पे नहीं आ जाएंगे सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0। सरफेस पे आते ही जो फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो ये फील्ड क्या होगा, एकदम से मैक्सिमम होगा, और उसके बाद देखिए ये q/r² के रेट से डिक्रीज होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। तो सेंटर से सरफेस तक 0 रहता है, एट द सरफेस मैक्सिमम होता है, एंड आफ्टर द सरफेस क्या होने लगता है, फिर से इनवर्स स्क्वायर के थ्रू डिक्रीज होने लगता है। तो अगर हम इसका देखें क्वेश्चन तो क्या दिया है, 0 एज r इंक्रीज फॉर r इज लेस देन r, डिक्रीज एज r इंक्रीजेस फॉर r इज ग्रेटर देन r। क्लियर। 0 एज r इंक्रीजेस फॉर r इज लेस देन r, अगर स्मॉल r की वैल्यू लेस देन r है तो 0 रहेगा, ये यहाँ पर ये बात हमको ठीक लगी। एंड 0 as r increases for r increases as r increase for r is greater than r। नो फर्स्ट आप देखिए पहले वाले ऑप्शन को देखिए जरा, पहले वाले ऑप्शन से क्या मिलता है कि 0 रहता है, कब तक 0 रहता है, as r increase स्मॉल r is less than r, 0 रहेगा जब डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस से कम होगी, ठीक है। रेडियस के बाद देखो फॉर r is greater than r डिक्रीजिंग एज r इंक्रीज। लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू है, तो इसमें देखो पहले सीधा सीधा बोला जा रहा है कि जब r इज स्मॉल देन r है, r इज लेस देन कैपिटल R है, तो ये कैसा रहेगा, 0, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 0 रहेगा। इसके बाद बोला गया फॉर r इज ग्रेटर देन r, स्मॉल r इंक्रीज, इसके बाहर अगर आप इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इन दिस केस द ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए। सिंपल, जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, ई स्मॉल r, शुरुआत में अगर आप बात करते हो
स्मॉल आर इज लेस देन आर, ये जीरो रहेगा। इस पॉइंट पे आने के बाद ये कैपिटल आर इज इक्वल स्मॉल आर हो जाएगा। अचानक से मैक्सिमम, इसके बाद फिर ये आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, फिर से कम हो जाएगा। उधर जाने के बाद क्या होगा, फिर से कम हो जाएगा, आर इज ग्रेटर देन आर। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू ए चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हमको फाइंड करना है। तो लेट मी कंसीडर ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। ठीक है, हम एक स्फीयर ले लेते हैं। ठीक है, ये सपोज एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर की देखिए, ये जो आपका स्फीयर है, इस स्फीयर की जो रेडियस है, इस स्फीयर की जो रेडियस है, ये स्फीयर है। सपोज इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, ये सेंटर, ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर। इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर। अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको। ये इसकी रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, कैपिटल आर। और हम ये कंसीडर करते हैं कि प्लस क्यू चार्ज इस स्फीयर पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इसके लिए देखिए, प्लस क्यू चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर होने का मतलब क्या है कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो कौन सी होगी, वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके केस में फॉर स्फीयर, फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए देखिए चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक होगी। तो ये क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इज इक्वल होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? अब देखिए ये जब चार्ज होगा इसके ऊपर, तो ये भी जिस मीडियम में रखा जाएगा वहां पर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको तीन सिचुएशन में फाइंड करना पड़ सकता है। पहला, आउटसाइड द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। तो पहला कंडीशन हम लेके चलते हैं आउटसाइड द स्फीयर का। पहला हम कौन सा लेते हैं, आउटसाइड द स्फीयर। चलिए मान लीजिए सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस पॉइंट P पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, लेट मी ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस of radius small r that is concentric with this sphere. Clear? चलिए अब देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हमको कहाँ फाइंड करना है, आउटसाइड द स्फीयर। नंबर आउटसाइड द स्फीयर। बेटा आउटसाइड द स्फीयर की कंडीशन समझ लीजिए। आउटसाइड द स्फीयर मींस द डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट r इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ स्फीयर। क्लियर? इसके लिए हमने क्या किया कि अगर हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आउटसाइड द स्फीयर, लेट वी ड्रॉ एन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r अराउंड दिस स्फीयर दैट इज कोसेंट्रिक विद इट। कोसेंट्रिक हमने कंसीडर कर लिया n। अगर हम बात करें इस स्फीयर के लिए तो क्या होगा, नाउ फ्लक्स पासिंग थ्रू
इसको स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये जो सरफेस हमने मानी है ये क्या है, ये है हमारी गॉसियन सरफेस। अगर हम इसके फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेट वी टेक एन एलिमेंट ऑफ दिस सरफेस एंड फॉर दिस एलिमेंट वी विल फाइंड दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर is mutually parallel, that means the angle between them is g। इस एलिमेंट के लिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर कैसे म्यूचुअली पैरेलल है, जिसके कारण इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। हम फ्लक्स की बात कर रहे थे, तो फ्लक्स के लिए अगर हम गॉस लॉ को अप्लाई करें तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू प्लेस करिए तो क्या होगा, इंटीग्रेशन e इनटू ds cos 0, एंगल 0 डिग्री है, cos 0 इज इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखिए इसमें e कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ ds की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ ds की वैल्यू अगर हम करें तो बाहर वाले स्फीयर का एरिया कितना होगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल q बाई एप्सिलॉन नॉट। ट्रांसफर करें तो देखो फिर से वही आएगा, e इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r स्क्वायर। ये भी क्या है कि अगर हम स्फीयर के लिए भी बात करते हैं, देन फॉर एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इट आल्सो बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। जैसे सेल बिहेव करता था बाहर वाले किसी पॉइंट के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह, वैसे ये भी बाहर वाले पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। बट अगर हम बात करें तो हमको ये भी मालूम है कि चार्ज डेंसिटी के टर्म में अगर हम इसको फाइंड करें, क्या होता है, रो इज इक्वल होता है q अपॉन a। दैट मींस q इज इक्वल क्या होगा, रो इनटू a। रो इनटू a का मतलब एरिया, चार्ज डेंसिटी की आपने बात की, रो इनटू a नहीं होता, चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, q अपॉन v। अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो q इज इक्वल क्या होगा, रो इनटू v। अब देखिए इसके वॉल्यूम की बात करें तो रो, इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3। अंदर वाले पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो अंदर वाले के लिए पाई कैपिटल R। अगर ये वैल्यूज हम प्लेस कर लेते हैं, ये वैल्यूज जैसे ही हम प्लेस करेंगे वैसे ही क्या आएगा इसका, 1/e इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए q की वैल्यू कितनी है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। तो रो की वैल्यू, q की वैल्यू आएगी रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई ये कैंसिल होगा और बचेगा क्या हमारे पास, जो रहेगा वो ये आएगा, e इज इक्वल, देखिए 4 पाई से ये 4 पाई से ये वाला 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा क्या, रो 3 इसके साथ आ जाएगा, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर। This is the electric field in terms of charge density when the point is located outside the sphere, non-conducting sphere। समझ लीजिए, वैसे तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर किसी पॉइंट पर बात की जाए जो बाहर है, लोकेशन जिसकी बाहर है, बट चार्ज डेंसिटी के टर्म में अगर हमको फाइंड करना हो तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के टर्म में फॉर्मूला आएगा, E इज इक्वल रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन व्हेन द पॉइंट इज लोकेटेड आउटसाइड द स्फीयर। अगर हम बात करें एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो आप समझिए आउटसाइड वाला कितना आया, आउटसाइड के लिए भी हमने फॉर्मूला फाइंड किया, आउटसाइड के लिए आया E इज इक्वल, आउटसाइड द स्फीयर आया आपका E इज इक्वल रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट
इंटू कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में अगर हम देखें तो एट द सरफेस पूछा जा सकता है। कहाँ पर? एट द सरफेस, यानी कि जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट कहाँ पर हो सकता है? स्फीयर की सरफेस पर। तो अब देखिए स्फीयर की सरफेस पर ये पॉइंट आ जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एट द सरफेस की अगर हम बात करें तो स्मॉल आर किसके इक्वल होगा? कैपिटल आर के। देन सिचुएशन क्या बनने वाली है? देन जो आपका ई है दैट मस्ट बी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैंसिल करोगे तो ये आएगा E इज इक्वल रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। दिस इज एट द सरफेस। क्लियर? बट थर्ड कंडीशन इज इनसाइड द स्फीयर। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड कंडीशन क्या है? इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर। अब देखिए इनसाइड द स्फीयर बेटा अगर बात की जाती है दैट मींस r इज लेस देन r, रेडियस से कम होना चाहिए। अब इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में मान लीजिए आपके पास ये था, ये आपका स्फीयर था। ठीक है, ये आपका स्फीयर था। ये स्फीयर था। इस स्फीयर पे आपने क्या कंसीडर किया था? इस स्फीयर पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था। देखिए इस टाइप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था इसमें। क्लियर? ये इसका सेंटर, ये जो डिस्टेंस थी ये थी आपकी कैपिटल आर। आप इसके अंदर बात कर रहे हो कि पॉइंट जो है वो इसके अंदर है। अगर पॉइंट इसके अंदर होगा तो पॉइंट के अंदर होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई भी पॉइंट है और वो इस टाइप से यहाँ पर है। ठीक है, वो पॉइंट यहाँ पे है इस टाइप से, मान लीजिए ये रहा पॉइंट। इस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल आर। अब देखिए इस पॉइंट पर अगर आपको फाइंड करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे और वो जो गॉसियन सरफेस होगी उस गॉसियन सरफेस के लिए अगर आप बात करें तो क्या होगा? उस गॉसियन सरफेस के लिए मान लीजिए इस टाइप से आपने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ली। ठीक, आप इस टाइप से ले रहे हो। अब देखिए इस गॉसियन सरफेस की अगर आप बात करते हैं तो सारा का सारा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है। अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जब हम फाइंड करेंगे फ्लक्स, क्या फाइंड करेंगे? नाउ फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। अगर हम इस गॉसियन सरफेस की बात करें तो कितना फ्लक्स पास होगा? फॉर्मूला तो वही रहेगा। क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल। अब देखिए टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज q है, अंदर वाले पर चार्ज q नहीं है। अंदर वाले पर चार्ज क्या है कि मान लीजिए ये जो अंदर वाला था इसका हमने मान लिया कि इस पर चार्ज कितना है? q डैश। ये शेडेड पोर्शन जो है इसमें कितना चार्ज है? q डैश। तो अगर इसका चार्ज q डैश है तो q डैश के बेस पे अगर हम इसको फाइंड करें तो ये क्या होगा? q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करेंगे तो फिर से देखिए इस सरफेस के लिए अगर आप कोई एलिमेंट ले लेते हो, कोई सा भी एलिमेंट ले लेते हो इस सरफेस पर, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया, इस एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये होगा, एरिया वेक्टर है वो भी ये होगा, एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री। क्लियर? बात करते हैं आगे। एंगल 0 डिग्री आ गया तो क्या होगा? इंटीग्रेशन E इंटू ds cos 0 इज इक्वल q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। E बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट।
चेंज करोगे तो क्या आएगा, ई इज इक्वल, वैल्यू रखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ds की क्या होगी 4 पाई, अंदर वाले की रेडियस r स्क्वायर इज इक्वल q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका e इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q डैश बाई r स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये जो q डैश है, इस q डैश की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, चार्ज डेंसिटी से। क्या होगा, q डैश इज इक्वल, इस फॉर्मूले से देखो जब ये आपने बात की था, चार्ज इज इक्वल क्या होता है रो इनटू v। रो कितना, रो की वैल्यू जो आई थी, आप रो की वैल्यू रो रहने दो यहाँ पे, रो इनटू v, v मतलब 4 अपॉन 3 पाई, क्या होगा इसका वॉल्यूम स्मॉल r क्यूब। क्लियर। ये वैल्यू आप इसमें रखिए, ये वैल्यू इसमें रखोगे तो ये क्या होगा, देन E इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या है, इनटू रो इनटू 4 बाई 3 पाई स्मॉल r क्यूब अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। जो जो कैंसिल होते बनता है इसको कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा E इज इक्वल रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। क्लियर। where rho is the volumetric charge density for the given non conducting sphere। ठीक है, वैसे तो ये डेरिवेशन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वाला इस बार सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम सॉल्व करके देखा। देखिए स्फेरिकल सेल और स्फीयर दोनों का सेम तरीके से सॉल्व होगा। सेल में लगती है सरफेस चार्ज डेंसिटी और स्फीयर में लगती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फर्क केवल इतना है कि नॉन कंडक्टिंग है तो नॉन कंडक्टिंग के अंदर जो स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सेल कंडक्टिंग थी इसलिए उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 0। क्लियर। चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे ये रहेगी व्हेन द वेलोसिटी, कंडीशन समझ लीजिए जो इसमें हमको यूज करनी है इसको फाइंड करने के लिए। कंडीशन क्या है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। चलिए मोशन को समझते हैं। लेट मी कंसीडर 2 प्लेट्स, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट्स। एक प्लेट ये है प्लस क्यू, एक प्लेट ये है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर हम बात करें इनके बीच तो क्या होगा, इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। हम ये मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है, यूनिफॉर्म। एंड एक चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है, ये रहा, कैसा है प्लस क्यू, चार्ज प्लस क्यू है और मास कितना है m। ये एंटर करता है इसमें किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अब देखिए जैसे ही इसमें एंटर करेगा तो होगा क्या, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और आपको मालूम है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। ये इस टाइप से परपेंडिकुलर एंटर करता है, वेलोसिटी है इसकी v। ठीक, चार्ज प्लस क्यू मास m। जैसे ही एंटर करेगा इसमें क्या होगा, फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करेगा। जब ये फोर्स वर्क करेगा तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, इसका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा और जैसे ही फील्ड से बाहर आएगा ये फिर से कैसा चला जाएगा, सीधा। अब हमको समझना क्या है कि ये जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल क्या होगा, ये इसकी मीन पोजीशन थी, ये अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो गया, y। और जब ये बाहर निकला, बाहर निकलते टाइम इसका ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा। बाहर निकलते टाइम इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा। हमको दो चीजें फाइंड करनी है कि ये कितना डिस्प्लेस होगा और कितने एंगल पर ये बाहर निकलेगा। ठीक, अब इस बात को समझिए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो होगा क्या, फोर्स, क्या फाइंड करते हैं, फोर्स, फोर्स ऑन पार्टिकल ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, F इज इक्वल क्या होगा, E इंटू क्यू। क्लियर, फोर्स इज इक्वल क्या होता है, E इंटू क्यू। अगर हम यहाँ से बात करें तो हमको ये भी मालूम है कि ये मोशन कर रहा है फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन ऑफ पार्टिकल के लिए हमको ये भी मालूम है कि F इज इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है, m इंटू ए, यानी कि F वेक्टर इज इक्वल E वेक्टर इंटू क्यू। तो F वेक्टर इज इक्वल क्या होगा, m इंटू ए वेक्टर। वैल्यू प्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, F वेक्टर की वैल्यू क्या है, E वेक्टर इंटू क्यू इज इक्वल m इंटू ए वेक्टर, या सिंपली अगर हम बात करें तो ए वेक्टर इज इक्वल क्या होगा, E इंटू क्यू अपॉन m। ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, E इंटू क्यू बाई एम। अब यहाँ पर जरा देखो, ये जो मोशन है ये फोर्स इस पे लगेगा तो ये क्या करेगा, ये 2D मोशन करेगा। सीधा जा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इस पर फोर्स लग रहा है, ये जाना आगे जा रहा है, फोर्स इसको नीचे रखेगा तो ये आगे भी जाएगा नीचे भी जाएगा। सपोज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपने कंसीडर किया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेंज है, रेंज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज x, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रैवल करी है x, वर्टिकली कितना डिस्प्लेस हो रहा है y। तो अगर हम इसके लिए बात करें तो दोनों टाइप से हमको इसकी मोशन समझनी है। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, देखो हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन के केस में जो इनिशियल वेलोसिटी थी x, हॉरिजॉन्टल को आपने x डायरेक्शन माना है, x में कितनी थी, ये वेलोसिटी थी इसकी v। क्लियर, ठीक। एक्सीलरेशन कितना है हॉरिजॉन्टल में, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग नहीं रहा, और हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लगेगा तो हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन कितना आएगा, 0। क्लियर, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल में, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है x। अगर ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है देन आपने फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल क्या होता है, u प्लस at, v इज इक्वल u प्लस at। क्लियर, या सिंपली इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v, एक्सीलरेशन की हो v कितना है x। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम इक्वेशन लगाते हैं, आपने क्या पढ़ा है, s इज इक्वल ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। आप वैल्यू प्लेस करिए हॉरिजॉन्टल के लिए, ये हॉरिजॉन्टल के लिए आपकी स्पेसिफिकेशन, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए वेलोसिटी v है, एक्सीलरेशन है नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्सीलरेशन 0। और हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, x, तो s इज इक्वल x। सेकंड इक्वेशन हमने अप्लाई करी है, सेकंड इक्वेशन अप्लाई करने का मतलब क्या है, x इज इक्वल u कितना होगा, ये ux मान लीजिए, ये ux है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v, और टाइम मान लीजिए कितना लग रहा है इसको t। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है आपका वो कितना निकल के आएगा, यहाँ से टाइम कितना निकलेगा, टाइम इज इक्वल होगा x अपॉन v। यानी कि ये जो आपका चार्ज पार्टिकल है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने टाइम में क्रॉस करेगा, x अपॉन v में। क्लियर, अब देखिए जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सेम उतने टाइम में ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, y। तो अगर हम इसके लिए बात करें फॉर वर्टिकल, वर्टिकल के लिए देखें फॉर वर्टिकल मोशन, अब देखो वर्टिकल मोशन में क्या है, वर्टिकल मोशन में आपकी जो वेलोसिटी थी u बाई इनिशियल v कितनी थी, वर्टिकल वेलोसिटी 0। कितना डिस्प्लेसमेंट इसने किया है y, कितना टाइम लिया इसने, टाइम तो इतना ही लिया है, कितना इसमें लगा x अपॉन v। अगर ये सब कुछ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वर्टिकल मोशन के लिए आप सेकंड इक्वेशन लगाइए, क्या थी, s इज इक्वल ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। देखिए तो x यानी कि y, s यानी कि y दिया है, u 0 है तो ये सब कुछ 0 हो गया, प्लस हाफ ऑफ a कितना आया था वर्टिकल के लिए, e इंटू क्यू बाई ए, वेयर e इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
q is the charge of particle and n is the mass of particle into t square, t मतलब x अपॉन v, इस हिसाब से क्या होगा x अपॉन v होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से y कितना आएगा, समझ लीजिए जो आपका y आएगा, y की अगर हम बात करते हैं तो ये हाफ e इंटू क्यू बाई एम, फिर से नोट कर लेंगे इसको, कितना आ रहा है y इज इक्वल हाफ e इंटू क्यू बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। जब वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होगा तो वर्टिकली वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। ओरिजिनल पाथ उसका ये था, कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना। अब यहाँ पर देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्रेजेक्ट्री कितनी बनती है इसकी या एंगल कितना बनता है, एंगल ऑफ इमरजेंस इसका क्या होगा। अब देखिए इस पॉइंट पर जब ये आया, जब ये बाहर निकला तो इसके पास दोनों वेलोसिटी है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, ये vx है, और वर्टिकल वेलोसिटी भी है, कौन सी, vy। तो अगर हम यहां से बात करें तो यहां पर क्या आएगा, एट इमरजेंस, एट पॉइंट ऑफ इमरजेंस, बेटा पॉइंट ऑफ इमरजेंस में क्या होगा, पॉइंट ऑफ इमरजेंस पे आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, vx इज इक्वल क्या होगा, ux प्लस at, दैट मींस vx इज इक्वल ux का मतलब क्या था, v प्लस a इसके लिए 0 था यानी कि 0, तो vx तो 0 ही आ गया। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आएगी, देखो हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि आप बात कर रहे हो vy की, क्या होगा uy प्लस at। अब देखिए वर्टिकल वेलोसिटी की बात करी गई तो uy 0 था, a कितना आया था, e इंटू क्यू बाई एम इंटू टी कितना आया, x अपॉन v, इस हिसाब से कितना आया, vy इज इक्वल क्या होता है, vy इज इक्वल e इंटू क्यू बाई एम इंटू एक्स अपॉन v। ये आ गई आपकी वर्टिकल वेलोसिटी। क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पर बात करें एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना हुआ इसका, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, अब देखिए जब ये निकला ना इलेक्ट्रिक फील्ड से, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ, वर्टिकल वेलोसिटी ड्यू टू द एक्सीलरेशन या ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो गई। इस चेंज के कारण ये डिफ्लेक्ट हुआ। ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, क्योंकि ये पहले जा रहा था इस डायरेक्शन में, गया किधर, इधर। ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की अगर आप बात करें तो आपको मालूम है tan थीटा इज इक्वल होता है वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल vy अपॉन vx। रखिए वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल vy कितना है, e इंटू क्यू अपॉन m इंटू एक्स अपॉन v अपॉन क्या होगा, सॉरी vx इज इक्वल v होगा, ये g1 ही होगा, बाई मिस्टेक, vx इज इक्वल v था, ये अपॉन में क्या आएगा, v मल्टीप्लाई करोगे तो इस हिसाब से आपका आएगा जो थीटा है एंगल ऑफ इमरजेंस, ये v इंटू v स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? ये वाला v और ये v स्क्वायर बनाएगा। tan को हम उधर ले जाएंगे तो थीटा इज इक्वल क्या आएगा, tan इनवर्स e इंटू क्यू अपॉन m इंटू एक्स अपॉन v स्क्वायर। ये आ गया आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन of charged particle when it will pass through a perpendicular electric field. क्लियर? देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी फाइंड करने के लिए। स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी यानी कि E बाई क्यू, E बाई एम, सॉरी
E बाई एम, इलेक्ट्रिक फील्ड और मास का रेशियो या Q बाई एम, चार्ज और मास का रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज जिसको बोला जाता है। स्पेसिफिक चार्ज मतलब Q बाई एम का रेशियो फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए Q बाई एम जिस पार्टिकल का जितना ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, जो y होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर समझ लीजिए Q बाई एम का रेशियो हमको इस बात से मालूम पड़ेगा कि किस पार्टिकल का कम है किस पार्टिकल का ज़्यादा है। जो पार्टिकल ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा वो उसका Q बाई एम उतना ही ज़्यादा होगा, जो कम डिफ्लेक्ट होगा उसका Q बाई एम उतना ही कम होगा। नाउ द चैप्टर फर्स्ट इज कंप्लीटेड। इसके आगे जो सेकंड चैप्टर है उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।